thinkers, beliefs and buildings. 7. Stupas. We have seen that Buddhist ideas and practices emerged out of a process of dialogue with other traditions, including those of Brahmanas, Jainas, and several others, not all of whose ideas and practices were preserved in text. Some of these interactions can be seen in the ways in which sacred places came to be identified. तो हम लोगों ने जैसा अभी तक डिस्कस किया कि जो बुद्धिस्ट आइडियाज थे, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस थे, ये दूसरे ट्रेडिशंस जैसे ब्राह्मण, जैन, इन ट्रेडिशंस के साथ डायलॉग के थ्रू इमर्ज हुए, इंटरेक्शंस के थ्रू इमर्ज हुए, लेकिन ये जो भी आइडिया और प्रैक्टिस इमर्ज हुए उन सबको टेक्स्ट में प्रिजर्व करके नहीं रखा गया. हम इन ट्रेडिशंस के या इन ट्रेडिशंस के आपस में जो इंटरेक्शंस हुए उसको समझ सकते हैं सैक्रेड प्लेसेस को देख करके. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन ट्रेडिशंस के जो सैक्रेड प्लेसेस डेवलप हुए उनको देख करके. शुरू से ही लोग कुछ प्लेसेस को पवित्र मानते थे, सैक्रेड मानते थे और वो उन प्लेसेस में बार बार जाना पसंद करते थे. ये जो प्लेसेस थे ये वो जगह थी जहां पर स्पेशल ट्री, यूनिक रॉक या वो जगह जो कि नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस थे, तो ऐसी जगह पे लोग जाना पसंद करते थे. तो ये जो साइट्स थे यहाँ पर स्मॉल श्राइन्स भी अटैच थे और ये जो स्मॉल श्राइन्स इट मीन्स अ प्लेस which is important for a certain person or a group of people for religious purpose, and most of the time this place it is associated with a particular religious leader. So वो places जिनको लोग पवित्र मानते थे, जहां पर वो फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहते थे, तो ऐसे प्लेसेस पे कई बार स्मॉल श्राइन्स भी इनसे अटैच थे, जिनको जो रिलीजियस ट्रेडिशंस में चैत्य डिस्क्राइब किया गया है. चैत्य ये जो वर्ड है ये एक जो संस्कृत वर्ड चिता से निकला हुआ पता चलता है, and which means funeral pyre and by extension of a funerary mound. ये चिता वर्ड से निकला हुआ है जहां पर किसी भी रिलीजियस लीडर का अंतिम संस्कार किया गया होगा और बाद में उसको फ्यूनररी माउंड के रूप में एक्सटेंड कर दिया गया होगा, वहां पर एक टीला बना करके. तो वो एरिया जो कि लोगों के लिए पवित्र थे, उनसे एक स्मॉल श्राइन अटैच था जिसको कि रिलीजियस टेक्स्ट में चैत्य के रूप में डिस्क्राइब किया गया है. तो बौद्धिस्ट लिटरेचर में ऐसे कई सारे चैत्यों के बारे में मेंशन मिलता है. बौद्धिस्ट लिटरेचर में इसके अलावा कुछ प्लेसेस जो थे उनके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है, वो प्लेसेस जो कि लॉर्ड बुद्ध के लाइफ से एसोसिएटेड थे. फॉर एग्जाम्पल लुम्बिनी where Lord Buddha was born, Bodh Gaya where he got enlightenment, Sarnath where he preached his first sermon, and Kushinagar where he attained Nibbana. तो भगवान बुद्ध के जीवन से एसोसिएटेड कुछ प्लेसेस को भी बौद्ध लिटरेचर में डिस्क्राइब किया गया है. लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, बोध गया जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर जहां पे उन्हें निब्बान प्राप्त हुआ. ये जो प्लेसेस थे धीरे धीरे बौद्ध ट्रेडिशन में ये सेक्रेड माने गए और भगवान बुद्ध के मृत्यु के 200 साल बाद अशोक ने लुम्बिनी में एक पिलर इरेक्ट करवाया. किस लिए इरेक्ट करवाया? टू मार्क द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड द प्लेस. जब अशोक लुम्बिनी गए तो वहां पर उन्होंने एक पिलर बनवाया, ये बताने के लिए कि वो इस प्लेस पर उन्होंने विजिट किया हुआ है.
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वर स्तूपास बिल्ट? ये जो स्तूप थे इन्हें बनाया क्यों जाता था? बौद्ध ट्रेडिशन में कुछ और ऐसे प्लेसेस थे जिन्हें पवित्र सेक्रेड माना जाता था। इनको पवित्र इसलिए माना जाता था क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड बुद्ध के रेलिक्स, उनके जो अवशेष, उनके जो रेलिक्स थे, ये इनके बॉडीली रिमेन्स भी हो सकते हैं और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई जो चीजें हैं वो भी हो सकती हैं। तो इन प्लेसेस को सेक्रेड इसलिए माना जाता था क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड बुद्ध के रेलिक्स को बरी किया गया था, दफनाया गया था। और इन जो माउंट्स थे, इन टीलों को स्तूप कहा जाता है बौद्ध ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपास में हैव बीन प्री बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म के पहले भी स्तूप बनाने की परंपरा रही होगी, लेकिन समय के साथ इसे बौद्ध रिलीजन से एसोसिएट कर दिया गया, बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि इसमें बौद्ध रिलीजन या लॉर्ड बुद्ध से रिलेटेड जो रेलिक्स हैं उसको बरी किया गया है। इसीलिए जो स्तूप है अब इन्हें ज्यादातर क्या, इसको अक्सर बौद्ध रिलीजन से ही स्तूप दे आर एसोसिएटेड। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोकावदान, इसमें बताया गया है कि अशोक ने हर इंपॉर्टेंट टाउन के लिए लॉर्ड बुद्ध के रेलिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और ऑर्डर दिया कि वहां पर उन रेलिक्स पर स्तूप बनाया जाए। और इस तरह से 2nd सेंचुरी BCE तक कई सारे स्तूप इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बन चुके थे, जिसमें कुछ फेमस जो थे भरतहुत, सांची और सारनाथ के स्तूप थे। हाउ वर स्तूपास बिल्ट? जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं स्तूप के रेलिंग्स पर, वहां के पिलर्स पर, उन इंस्क्रिप्शंस में उन डोनेशंस को मेंशन किया गया है जो डोनेशन, जो दान दिए गए थे स्तूप को बनवाने के लिए, उनको डेकोरेट करने के लिए। कुछ जो डोनेशन, कुछ जो दान था वो राजाओं ने दिया था, जैसे सातवाहन रूलर्स ने दिया था। कुछ जो डोनेशंस थे वो गिल्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी डोनेशंस दिए थे। जैसे सांची के एक गेटवे पर एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिससे पता चलता है कि आइवरी वर्कर्स, हाथी दांत का काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उन्होंने उस गेटवे को बनाने के लिए फाइनेंस किया था। हजारों की संख्या में जो डोनेशंस थे वो मेन और वुमेन, ऑर्डिनरी लोगों ने भी दिए थे, जिन इंस्क्रिप्शंस में उनके नाम, कई बार उस जगह का नाम जहां से वो आए थे, इसके अलावा उनका ऑक्यूपेशन, वो करते क्या थे इसके बारे में, और उनके रिलेटिव्स के नाम भी मेंशन हैं। भिक्खु और भिक्खुनी, इन्होंने भी इन बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया था। द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपास, ये स्तूप जो है इसका स्ट्रक्चर क्या था? तो जो ये वर्ड है स्तूप, ये एक संस्कृत वर्ड से निकला हुआ है। इट इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स अ हीप, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ढेरी, टीला। तो जो स्तूप है इट इज अ सेमी सर्कुलर माउंड। ये सेमी सर्कुलर माउंड है जो कि मिट्टी का होता था अक्सर, बाद में इसे अंड बोला गया। धीरे धीरे ये एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप हो गया। इस जो सेमी सर्कुलर माउंट था, इसके आसपास राउंड और सर्कुलर शेप के स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते चले गए। अंडा के ऊपर हर्मिका, इफ यू लुक एट दिस फिगर, तो यहाँ पर स्तूप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दिस सेमी सर्कुलर माउंड इट इज कॉल्ड अंडा। ये जो सेमी सर्कुलर माउंड है इसे अंडा बोला जाता है। इसी में लॉर्ड बुद्ध के रेलिक्स, लॉर्ड बुद्ध या उनके जो डिसिपल्स थे उनके रेलिक्स को बरी किया गया है। ना सिर्फ उनके रेलिक्स को बल्कि उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को भी। इसके ऊपर ये जो स्क्वायर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड हर्मिका,
और ये जो आपका रेक्टेंगुलर या जो स्ट्रक्चर है या स्क्वायर स्ट्रक्चर है हर्मिका, दैट वाज द अबोड ऑफ गॉड। ये ऐसा माना जाता है कि हर्मिका इट मीन्स अबोड ऑफ गॉड, ईश्वर के रहने की जगह। हर्मिका से ही एक पिलर निकला हुआ है जिसे येष्टि बोला जाता है, और यहाँ पर एष्टि पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छतरी बनी हुई है, अम्ब्रेला 3। तो this yeshti, that pillar, it is surmounted by a छतरी और अम्ब्रेला। अगर आप माउंट के चारों तरफ देखेंगे तो आपको रेलिंग्स दिखाई देंगी। ये रेलिंग माउंट के चारों तरफ, ये आपका फर्स्ट रेलिंग एंड दिस वन इज द सेकेंड रेलिंग। तो ये जो रेलिंग है क्यों बनाई गई थी? टू सेपरेट दिस स्ट्रक्चर, दिस सैक्रेड एरिया फ्रॉम द सेकुलर एरिया। जो शुरू में स्तूप बनाए गए थे, चाहे वो सांची का स्तूप था या भरतहुत का, वो प्लेन था, सिर्फ उसमें स्टोन रेलिंग्स बनी हुई थी। जो स्टोन रेलिंग, जो पत्थर की चार दीवारी बनी हुई थी या रेलिंग्स बनी हुई थी, वो बैम्बो या वुडन फेंस जो है इससे काफी मिलती जुलती थी। तो शुरू के जो स्तूप थे वो काफी प्लेन थे, इसमें सिर्फ स्टोन रेलिंग्स बनी हुई थी जो कि बैम्बू और वुडन फेंस से रिजेंबल करती थी। इसके अलावा गेट बने हुए थे। ये जो गेट थे और रेलिंग्स थी, ये दे वर द रिचली कार्व्ड, इसमें कार्विंग की गई थी। और जो गेटवेज थे ये 4 कार्डिनल पॉइंट्स पर इंस्टॉल किए गए थे। जो वर्शिपर्स थे, जो उपासक थे, वो ईस्टर्न गेटवे से एंटर करते थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट से घुसते थे और परिक्रमा करते थे इस माउंट की, और वेस्टर्न जो गेटवे था इससे बाद में बाहर निकलते थे। तो इस तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते थे, जो कि सन कोर्स को इमिटेट करता है। जिस तरह से सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, तो उसी चीज को ये फॉलो किया जाता था। बाद में ये जो माउंट था इसमें कार्विंग की गई, इसमें नाइक्स और स्कल्पचर्स भी कार्व किए गए, जैसे कि अमरावती में या शाह जी की ढेरी, जो कि पाकिस्तान का जो स्तूप है उसको देखने पर पता चलता है। 8. Discovering stupas, the fate of अमरावती एंड सांची। जैसा अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर स्तूप की अपनी स्टोरी है कि किस तरह से इसको बनवाया गया, इसको किसने बनवाया, इसको बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया। ना सिर्फ हर स्तूप की अपनी स्टोरी है, बल्कि इनकी डिस्कवरीज की भी स्टोरी है। अब हम लोग इन स्तूप्स को कब डिस्कवर किया गया इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 1796 में जब एक लोकल राजा जो कि एक मंदिर बनवाना चाहते थे, और ये मंदिर वो बनवाना चाहते थे अमरावती स्तूप पर जो खंडहर थे, जो वहां पर पत्थर के टुकड़े पाए गए, या वहां पर जो कार्व्ड स्टोन पैनल्स या स्कल्पचर, जो मूर्तियां वगैरह पाई गई, उनकी मदद से वो इस मंदिर को बनाना चाहते थे। इन्होंने अमरावती स्तूप के जो खंडहर थे उनको इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया। जब उन्होंने अमरावती स्तूप को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई पहाड़ी है और इसमें कोई खजाना दबा हुआ है। कुछ सालों के बाद एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिनका नाम कॉलिन मैकेंजी था, उन्होंने इस साइट को विजिट किया। उन्होंने कई सारे जो उन्हें स्कल्पचर के पीसेस अट्रैक्टिव लगे, उन्होंने उन स्कल्पचर की ड्राइंग भी, डिटेल ड्राइंग भी बनाई, लेकिन उनका जो रिपोर्ट है वो कभी पब्लिश नहीं हुआ।
1854 में वॉलेट इलियट, जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर थे, उन्होंने अमरावती को विजिट किया, यहाँ से कई सारे स्कल्पचर पैनल्स को कलेक्ट किया, अपने साथ मद्रास लेकर के गए। बाद में इन आपका स्कल्पचर पैनल्स को इनके नाम पर इलियट मार्बल कहा गया। इन्होंने अमरावती का जो वेस्टर्न गेटवे है उसको भी डिस्कवर किया, और उसकी डिस्कवरी के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अमरावती बौद्धिस्ट स्तूप्स में से सबसे मैग्निफिशिएंट, सबसे भव्य और सबसे बड़ा स्तूप था। 1850s तक अमरावती से कई सारे जो स्टोन स्लैब्स थे उनको देश के दूसरे हिस्सों में ले जाया जाने लगा। जैसे इन्हें कलकत्ता में ले जाया गया, वहां की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा गया, मद्रास ले जाया गया, वहां पर इंडिया ऑफिस में रखा गया, इनमें से कुछ इवन लंदन तक भी पहुंचे। इसमें कोई भी अनयूजुअल चीज नहीं है कि ये जो स्कल्पचर्स थे इनको कई बार ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी यूज किया अपने गार्डन्स को डेकोरेट करने के लिए। असलियत ये थी कि जब भी उस एरिया में कोई भी नया ब्रिटिश ऑफिशियल आता था वो यहाँ से स्कल्पचर्स को हटाता था, उनको अपने घरों में या गार्डन्स में डेकोरेशन के लिए ले जाता था। वो अपने काम को जस्टिफाई करता था क्योंकि उनके पहले के ऑफिशियल्स ने भी ऐसा किया है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। कुछ ही लोगों के व्यूज अलग थे इन स्कल्पचर्स को लेकर के। जैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम H.H. कोल था, इन्होंने लिखा कि ये मुझे काफी सुसाइडल लगता है, इनडिफेंसिबल लगता है। क्या सुसाइडल इनडिफेंसिबल लगता है? ये पॉलिसी जिससे कि किसी भी कंट्री के एंशियंट आर्ट के ओरिजिनल वर्क को लूटा जाए। उनका मानना था कि जो म्यूजियम्स हैं उनमें इन स्कल्पचर की प्लास्टर कास्ट फेसिमाइल्स होनी चाहिए, जबकि जो ओरिजिनल है वो वहीं पे होनी चाहिए जहां पर इनको पाया गया था, जहां पर इनको इंस्टॉल किया गया था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, कोल अपने अथॉरिटीज को अपने व्यू से कन्विंस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जिसके कारण अमरावती जो है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। उनका जो प्ली था किस चीज को लेकर के, इन साइटू प्रिजर्वेशन को लेकर के, वो सांची के केस में अडॉप्ट किया गया। इन साइटू ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है इन द प्लेस वेयर इट वाज फाउंड। तो दैट आर्कियोलॉजिकल रिमेन दे शुड बी प्रिजर्व्ड इन द प्लेस वेयर इट was found। तो ये इन साइटू प्रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको सांची के केस में अडॉप्ट किया गया, और यही मेन रीजन है कि जो सांची ये बच गया, अमरावती डिस्ट्रॉय हो गया, वो बच नहीं पाया। अमरावती के नष्ट होने का एक ये भी कारण था कि इसकी डिस्कवरी काफी पहले हो चुकी थी। जब इसकी डिस्कवरी हुई तो स्कॉलर्स को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता नहीं था और इसीलिए इसको प्रिजर्व नहीं किया जा सका। यहाँ पर यहाँ के जो वैल्यूएबल चीजें थी उनको साइट से रिमूव कर लिया गया, जबकि जब सांची की डिस्कवरी 1818 में हुई तब तक स्तूप के इम्पोर्टेंस पता चल चुकी थी। 4 में से 3 जो इसके गेटवेज थे वो उस समय सही अवस्था में थे, जो चौथा वाला था वो वहीं पे गिरा हुआ पाया गया और बाद में फिर इसको सही कर दिया गया, और आज जो सांची का जो माउंड है ये अच्छी कंडीशन में है। बेशक उस समय भी, सांची के समय भी में भी बहुत सारे जो लोग थे वो सांची के, स्पेशली जो 4th
ईस्टर्न गेटवे था उसको पेरिस लंदन ले जाना चाहते थे लेकिन ले नहीं जा पाए। तो इसीलिए इन सारे फैक्टर्स ने हेल्प किया सांची के सर्वाइवल में। आज सांची सही कंडीशन में पाया जाता है, जबकि जो अमरावती का महाचैत्य है वो एक इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट बनके रह चुका है, जिसकी जो पुरानी ग्लोरी है वो खत्म हो चुकी है। 9 स्कल्पचर। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि जिन भी लोगों ने इन स्कल्पचर्स को देखा उन्हें ये मूर्तियां सुंदर लगी और इसीलिए वो उसको अपने साथ वहां से लेकर के यूरोप तक भी गए। अब हम लोग जो स्तूप है इसके स्कल्पचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हम सब ने वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स को देखा हुआ है, जो घुमंतु कथाकार होते हैं उनके बारे में देखा है, उनके बारे में सुना है। ये जो वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स होते हैं ये अपने हाथ में स्क्रॉल्स रखते हैं जिसको चारण चित्र बोला जाता है। ये जो स्क्रॉल्स होते हैं ये कपड़े या पेपर पे होते हैं जिसपे पिक्चर बने होते हैं। कहानी सुनाते समय वो इन पिक्चर्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। ये जो पिक्चर हैं उनके स्टोरी को सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह से अगर हम इन स्तूप में के गेटवेज को देखते हैं, स्टोन रेलिंग्स को देखते हैं, तो हमें ऐसे ही कई सारे जो इसमें कार्विंग्स की गई हैं वो डिफरेंट स्टोरीज को डिपिक्ट करती हैं। अगर हम स्तूप की बात कर रहे हैं जो कि बौद्ध ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है, तो बौद्ध ट्रेडिशन में कई सारी स्टोरीज जो हैं वो जातक कथाओं में इंक्लूडेड हैं और आर्ट हिस्टोरियंस ने जब इनको स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया, आर्ट हिस्टोरियंस ने इन स्कल्पचर्स को स्टडी किया, उन्होंने बौद्ध ट्रेडिशन को, बौद्ध लिटरेचर को स्टडी किया, तो उन्होंने ये पाया कि इनमें से बहुत सारे जो पिक्चर्स हैं ये बौद्ध ट्रेडिशन में जो स्टोरीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर हम एक फिगर है 4.13, अगर हम पहली नजर में देखें तो लगता है कि ये किसी गांव का इमेज है, ये गांव का चित्र है जिसमें आपको पेड़ दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे, झोपड़ियां दिखाई देंगी। लेकिन जब आर्ट हिस्टोरियंस ने बौद्ध ट्रेडिशन को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये जातक कथाओं में जो एक वैशांतर जातक की एक कहानी को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, जिसमें एक जो राजकुमार था जो बहुत दयालु था, वो एक ब्राह्मण को अपना राज्य दान दे करके अपने पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में चला जाता है। तो जिस तरह जैसे इस फिगर को देखने के बाद हमको समझ आता है, पता चलता है कि अगर आर्ट हिस्टोरियंस को स्कल्पचर की मीनिंग को समझना है तो उन्हें टेक्सचुअल एविडेंस से इसको कंपेयर करना पड़ता है और या वो करते हैं। सिंबल ऑफ वर्शिप। आर्ट हिस्टोरियंस को स्तूप के आर्ट को या स्कल्पचर को समझने के लिए लॉर्ड बुद्ध की हेगियोग्राफी से फेमिलियर होना भी बहुत जरूरी है कि लॉर्ड बुद्ध की बायोग्राफी क्या थी, उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स या प्लेसेस कौन से थे। अगर हम बौद्ध या लॉर्ड बुद्धा की हेगियोग्राफी देखते हैं तो पता चलता है लॉर्ड बुद्ध ही अटेन एनलाइटमेंट व्हाइल मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई जबकि वो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। शुरू में जो मूर्तिकार थे, जो स्कल्प्टर्स थे, उन्होंने बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में शो नहीं किया है, इन्होंने लॉर्ड बुद्ध के प्रेजेंस को शो किया है सिंबल्स के थ्रू। जैसे अगर हम लोग इस फिगर में देखते हैं एम्प्टी सीट, जो खाली सीट है, ये इंडिकेट कर रही है मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। इस वाले फिगर में अगर हम देखते हैं फिगर 4.15, यहाँ पे स्तूप, इट रिप्रेजेंट द महापरिनिब्बान, ये लॉर्ड बुद्ध के महापरिनिब्बान को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिगर
4.16 इसमें एक व्हील, एक चक्र दिखाई दे रहा है. दिस व्हील स्टूड फॉर द फर्स्ट sermon ऑफ लॉर्ड बुद्धा विच ही डिलीवर्ड एट सारनाथ. क्लियर है? ये जो स्कल्पचर है इनकी मीनिंग को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक कि हम बौद्ध ट्रेडिशन से फेमिलियर नहीं हों. यहाँ पर जो ट्री है, ये जो ट्री एक सिंपली ट्री नहीं है, ये पेड़ को नहीं डिपिक्ट किया गया है, ये लॉर्ड बुद्ध के लाइफ के एक इवेंट को इस ट्री के थ्रू डिपिक्ट किया गया है. पॉपुलर ट्रेडिशंस. Other sculptures at Sanchi were perhaps not directly inspired by Buddhist ideas. जो दूसरी मूर्तियां हैं वो बुद्धिस्ट आइडिया से डायरेक्टली इंस्पायर्ड नहीं थी. इसमें एक ब्यूटीफुल वुमेन का एक इमेज है जो कि एक सांची के जो गेट के कोने पर पेड़ से झूलती हुई दिखाई देती है. शुरू में जो स्कॉलर्स थे वो थोड़े कंफ्यूज थे इस इमेज को लेकर के, क्योंकि इनका लॉर्ड बुद्ध के रिनंसिएशन से कोई भी कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ता था. लेकिन जब उन्होंने दूसरे लिटरेरी ट्रेडिशंस को स्टडी किया तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो इमेज है ये संस्कृत ट्रेडिशन में जो शाल भंजिका का डिपिक्शन है, और लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार शाल भंजिका ये ऑस्पिशियस इनको माना जाता था, शुभ माना जाता था. ऐसा माना जाता था कि इनके छूने से पेड़ों में फूल खिल जाते हैं, फल आ जाते हैं. और क्योंकि इसे ऑस्पिशियस माना जाता था इसीलिए शायद इसका इस्तेमाल स्तूप के डेकोरेशन में किया गया है. शाल भंजिका मोटिव, जो शाल भंजिका का इमेज है, ये भी सजेस्ट करता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट किया उन्होंने अपने प्री बुद्धिस्ट एंड नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ से, प्रैक्टिसेस से, आइडिया से बौद्ध रिलीजन को एनरिच किया. तो कुछ और जो मोटिव्स हैं जो सांची स्तूप पे डिपिक्ट किए गए हैं उनको देखने पे भी पता चलता है कि उनको दूसरे ट्रेडिशन से लिया गया था. सांची स्तूप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जानवरों को बहुत अच्छे तरह से दिखाया गया है. इनकी बहुत फाइन कार्विंग्स बनी हुई हैं. इसमें से कुछ जो जानवर हैं जैसे हाथी, घोड़े, बंदर या दूसरे जो कैटल्स हैं, इनको यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है. यहाँ पर कुछ जो जातक टेल्स में जो एनिमल स्टोरीज हैं उनको भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है. लेकिन सारे जो जानवर यहाँ पर बनाए गए हैं वो जातक कथाओं की कहानी को शो नहीं करते. कुछ जानवरों को इसलिए भी यहाँ पर कार्व किया गया है ताकि वो व्यूअर्स के अटेंशन को ड्रॉ कर सकें. इसके अलावा ये जो जानवर हैं कई बार ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को भी सिंबलाइज करते हैं, मानवीय गुणों को भी दिखाते हैं, जिसके कारण इनको यहाँ पर दिखाया गया है. जैसे एलिफेंट जो हाथी है ये क्या सिग्निफाई करता है? स्ट्रेंथ एंड विजडम. एक जो दूसरा इमेज यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, अ वुमन सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट्स. एक वुमेन है जो कि चारों तरफ से हाथी और कमल के फूल से घिरी हुई है, और ये हाथी देखने पे लगता है कि ये इस वुमेन पर वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं, इस पे पानी छिड़क रहे हैं. लगता है जैसे वो जल अभिषेक कर रहे हो या कॉन्सिक्रेशन. इट इज अ रिलीजियस एक्ट ऑफ मेकिंग एनीथिंग सेक्रेड. तो कॉन्सिक्रेशन करते हुए, अभिषेक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. कुछ हिस्टोरियंस ने इस इमेज को माया के इमेज के रूप में आइडेंटिफाई किया है कि ये भगवान बुद्ध की माँ माया की मूर्ति है, जबकि दूसरे जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये उस समय की लोकप्रिय देवी गज लक्ष्मी का चित्र है
गजलक्ष्मी, ये जो कि सौभाग्य की देवी मानी जाती थी, जिनको एलिफेंट से एसोसिएट किया जाता था। ये भी पॉसिबल है कि जो डिवोटीज थे जो यहाँ पर विजिट करते थे वो इन स्कल्पचर्स को दोनों ही रूप में, माया और गजलक्ष्मी दोनों ही रूप में देखा करते होंगे। इसके अलावा यहाँ पे सरपेंट, सांप के बहुत सारे इमेजेस पाए गए हैं कई सारे पिलर्स पे। ये जो सांप का जो इमेज है, ये लगता है कि उस समय की जो लोकप्रिय परंपराएं थी, जिनके बारे में जरूरी नहीं है कि हमेशा किताबों में कोई मेंशन मिले, ये उन पॉपुलर ट्रेडिशन को डिपिक्ट करता है। काफी इंटरेस्टिंग है कि जब एक अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन जेम्स फर्गुसन ये यहाँ पर आए तो इन्होंने सांची को ट्री एंड सरपेंट वर्शिप का सेंटर माना कि ये वो जगह थी जहाँ पेड़ों की और सांपों की पूजा होती थी, क्योंकि वो उस समय बौद्धिस्ट लिटरेचर से फेमिलियर नहीं थे। ज्यादातर जो बौद्ध लिटरेरी बुक्स थी उनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ था, जिसके कारण वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे और उनका ये कंक्लूजन सिर्फ वहां के जो इमेजेस थे उनके स्टडी पर बेस्ड था, उनके खुद के व्यूज पर बेस्ड था। न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, द डेवलपमेंट ऑफ महायान बौद्धिज्म। फर्स्ट सेंचुरी सीई से एविडेंस मिलने शुरू हो गए कि बौद्ध आइडियाज, बौद्ध प्रैक्टिसेस में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। जो अर्लीस्ट बौद्ध टीचिंग्स थी, शुरू में बौद्ध धर्म में सेल्फ एफर्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता था निब्बान को अचीव करने के लिए, और अर्लीस्ट बौद्ध टीचिंग के अकॉर्डिंग बुद्धा ही वॉज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। लॉर्ड बुद्ध को एक ह्यूमन बीइंग माना जाता था जिन्होंने एनलाइटमेंट, निब्बान अचीव किया था सेल्फ एफर्ट के थ्रू। लेकिन धीरे धीरे सेवियर का आइडिया इमर्ज हुआ। ये माना गया कि जो सेवियर हैं ये सेल्वेशन को इंश्योर करेंगे। सेवियर मतलब मुक्ति दाता, ये हमको मुक्ति दिलाएंगे, हमारे सेल्वेशन को जो है इंश्योर करेंगे, हमें हमारे दुखों से मुक्त करेंगे। इसी के साथ बौद्धिस्ता का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ बौद्ध रिलीजन में। बौद्धिस्तास, दे वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स। जो बौद्धिस्ता थे ये बहुत ही करुणामय, बहुत ही दयालु इंसान थे जो कि अपने एफर्ट से जो है मेरिट अचीव करते थे, निब्बान को अपने एफर्ट से, अपने कर्मों के द्वारा ज्ञान हासिल करते थे। लेकिन वो अपना ये जो ज्ञान है इसका इस्तेमाल अपने खुद के निब्बान को अचीव करने के लिए नहीं करते थे, और ना ही वो दुनिया को अबेंडन करते थे, दुनिया छोड़ते थे, बल्कि वो इसी दुनिया में रह करके, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के दूसरों की मदद करते थे। तो इस तरह से समय के साथ बौद्ध धर्म में लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध और जो बौद्धिस्ट थे उनके इमेज का वर्शिप, उनकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना शुरू हो गया और वो बौद्ध धर्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। ये जो बौद्धिस्ता का कॉन्सेप्ट था, जो सेवियर का कॉन्सेप्ट जो कि बौद्ध रिलीजन में इमर्ज हुआ, इसको महायान नाम दिया गया, द ग्रेट व्हीकल। और वो लोग जो कि बौद्ध रिलीजन के ओल्डर ट्रेडिशन को मानते थे, बौद्ध लॉर्ड बुद्धा को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते थे और सेल्फ एफर्ट को इम्पोर्टेंट मानते थे इन अचीविंग सेल्वेशन, ऐसे ओल्डर ट्रेडिशन को बौद्ध रिलीजन में हीनयान, लेसर व्हीकल का नाम दिया गया। कहने का मतलब लगभग फर्स्ट सेंचुरी सीई में हमारे पास ऐसे एविडेंस आने शुरू हो गए कि बौद्ध रिलीजन इट गेट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, हीनयान एंड महायान। जो बड़ा सेक्ट था, जो बड़ा वाला पार्ट था जिसमें बौद्धिस्ता एंड लॉर्ड बुद्धा के इमेज वर्शिप शुरू हुई, इसको महायान बोला गया। और वो लोग जो कि ओल्डर ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, जो कि लेसर पार्ट था, इसको लेसर व्हीकल हीनयान बोला गया। हीनयान और थेरावाद। हीनयान के सपोर्टर्स अपने आप को
महायान से अलग मानते थे, या महायान के सपोर्टर्स जो है दूसरे बौद्धिस्ट फॉलोअर्स को हीनयान बोलते थे। तो डिफरेंस आ गया हीनयान और महायान का। जो ओल्डर ट्रेडिशन जिसको कि हीनयान बोला जाता था, ये अपने आप को थेरावादिन डिस्क्राइब करते थे। तो थेरावादिन, इसका ये मतलब है दोज हु फॉलोड द path of old respected teachers, the Thera. The growth of Puranic Hinduism, ये जो आइडिया सेवियर का, मुक्तिदाता का जो कॉन्सेप्ट था, ये बौद्ध धर्म में ही नहीं पाया जाता था। हमें ऐसे एविडेंट मिलने शुरू होते हैं कि ऐसे ही व्यूज दूसरे ट्रेडिशंस में भी डेवलप हो रहे थे, उन ट्रेडिशंस में जिनको आज हम लोग हिंदू या हिंदुइज्म के नाम से जानते हैं। तो हिंदू धर्म में या हिंदुइज्म में उस समय वैष्णविज्म एंड शैविज्म, ये ट्रेडिशंस डेवलप हो रहे थे। वैष्णविज्म, इट वाज द फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म विद इन विच विष्णु वाज वर्शिप्ड एज द प्रिंसिपल डीटी। तो वैष्णविज्म, ये हिंदुइज्म का वो फॉर्म था जिसमें भगवान विष्णु को मुख्य देवता के रूप में उनकी उपासना की जाती थी। शैविज्म, इसमें जो भगवान शिव हैं उनको मुख्य देवता माना जाता था। अब एक परंपरा डेवलप हो गई थी कि चूजन डाइटी का वर्शिप, जो चुने हुए देवता की उपासना। और इसमें ऐसी जो उपासना थी, इसमें जो उपासक था और जिसकी उपासना की जाती थी, उनके बीच में जो बॉन्ड था, जो रिलेशन था, वो क्लियर विजुअलाइज होता था लव के थ्रू, डिवोशन के थ्रू, प्यार और समर्पण के थ्रू, या भक्ति के थ्रू, जिसको भक्ति ट्रेडिशन भी बाद में कहा गया कि आपका टू वर्शिप अ चूजन डीटी, और एक चुने हुए देवता की उपासना। इसमें एक बॉन्ड दिखाई देना डिवोटी और गॉड के बीच में, ये जो बॉन्ड है ये लव और डिवोशन पर बेस्ड हो, इसको भक्ति ट्रेडिशन बोला गया। वैष्णवी के केस में religious practices they developed around various avatars or incarnations of the deity. वैष्णवीज के केस में भगवान विष्णु और उनके जो अलग अलग अवतार थे, इसमें भगवान विष्णु के अवतार की उपासना शुरू हो गई, या लोग अलग अलग अवतारों को अपना मेन गॉड मान के उनकी उपासना करते थे। भगवान विष्णु के 10 अवतार वैष्णवी ट्रेडिशन में रिकॉग्नाइज किए गए। ये भगवान विष्णु ने ये अवतार इसलिए लिए थे, ऐसा माना जाता था कि दुनिया में जब भी इविल फोर्सेस का डोमिनेंस बढ़ता है, दुनिया में जब जब पाप बढ़ता है, लॉ एंड डिसऑर्डर को खतरा पहुंचता है, डिस्ट्रक्शन विनाश बढ़ता है, तो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, पाप के विनाश के लिए जो विष्णु है वो अवतार लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो अवतार थे ये कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में पॉपुलर थे। धीरे धीरे ये जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अवतार, जो पॉपुलर अवतार या अलग अलग जो देवता पॉपुलर थे, उनको विष्णु का ही फॉर्म मान लिया गया। और इस तरह से ये एक तरीका था रिलीजियस ट्रेडिशंस को, धार्मिक परंपराओं को एक करने का। कुछ ऐसे ही जो फॉर्म्स हैं, इनको स्कल्पचर के थ्रू, मूर्तियों के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे आप इसको देखोगे, ये इमेज वराह अवतार, विष्णु के वराह अवतार को शो कर रहा है। शिव जो थे, इनको लिंग के थ्रू सिंबलाइज किया जाता था, लेकिन कई बार इनको ह्यूमन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता था। ये जो रिप्रेजेंटेशंस थे अलग अलग गॉड के,
वो उनको उनके गुणों के द्वारा, उनके सिंबल के द्वारा, उनके हेयर ड्रेसेस, ऑर्नामेंट या उनके वेपन्स के थ्रू या हाथ में जो वो ऑस्पिशियस चीजें पकड़ते थे उसको देख करके समझा जा सकता था, या किस तरह से वो बैठे हुए हैं, खड़े हैं, उसको देख करके समझा जाता था कि ये किस देवता की मूर्ति है। इन स्कल्पचर्स, ये जो मूर्तियां हैं, इनके मीनिंग को समझने के लिए जरूरी है कि जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं वो इसके पीछे की कहानी को जाने। और अगर हम विष्णु के 10 अवतार या उनकी मूर्तियों को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं उन्हें पुराण का अध्ययन करना जरूरी है, पुराणों के बारे में जानना जरूरी है। पुराण जो है दे वर कंपाइल्ड बाय द ब्राह्मण्स, पुराणों को ब्राह्मण ने कंपाइल किया था लगभग फर्स्ट मिलेनियम सीई के बाद से। इसमें जो कहानियां हैं वो कहानियां इसको कंपाइल करने के काफी पहले से सर्कुलेशन में थी। इन कहानियों में गॉड एंड गॉडेसेस को मेंशन किया गया है। जो पुराण में स्टोरीज हैं वो सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखी गई हैं, सिंपल जो संस्कृत श्लोकों में लिखी हुई हैं, ताकि ये लोगों के बीच में तेजी से ऊंची आवाज में पढ़ा जा सके। लोगों के बीच में मतलब औरतों और शूद्रों के बीच में, क्योंकि वैदिक लिटरेचर जो था इट वाज नॉट ओपन फॉर ऑल। वुमेन एंड शूद्र दे वर नॉट सपोज टू रीड और हियर द वेद, लेकिन ये जो पुराण थे दे वर ओपन फॉर ऑल। तो इस तरह से पुराण में जो कहानियां शामिल की गई हैं वो आपस में लोगों के संवाद से, लोगों के बातचीत से डेवलप हुई हैं। सोसाइटी में जो डिफरेंट सेक्शंस थे जैसे प्रीस्ट, मर्चेंट, ऑर्डिनरी मैन, वुमेन, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, अपने आइडिया, अपने बिलीव्स को शेयर करते थे, उस इंटरेक्शन के थ्रू पुराण में जो कहानियां दी हुई हैं वो डेवलप हुई हैं। जैसे हम सबको पता है कि वसुदेव कृष्ण ये मथुरा रीजन के मुख्य देवता थे, लेकिन समय के साथ उनकी उपासना देश के दूसरे हिस्सों में भी पॉपुलर हो गई। ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा? जो लोग मथुरा आए होंगे वो यहाँ के इस लोकल गॉड से इम्प्रेस हुए होंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत हुई होगी, इन गॉड के बारे में इनकी जो स्टोरी है, इनके पीछे जो स्टोरी है वो समझे होंगे, या मथुरा के लोग जो दूसरे हिस्सों में गए होंगे उन्होंने इनके बारे में बताया होगा, लोग इम्प्रेस हुए होंगे, और इस तरह से ओवर सेंचुरीज ये जो लॉर्ड कृष्ण का वर्शिप है ये कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हुआ होगा। बिल्डिंग टेम्पल्स, वो समय जब स्तूप डेवलप हो रहे थे, जैसे सांची का स्तूप या भरतहुत का स्तूप अपने प्रेजेंट फॉर्म एक्वायर कर रहे थे, वही समय था जबकि सबसे पहले मंदिरों का बनना शुरू हुआ। मंदिर बनाए गए होंगे किस लिए? टू हाउस इमेजेस ऑफ गॉड, मूर्तियों को रखने के लिए। और जो सबसे पुराना टेम्पल या जो शुरू के टेम्पल्स रहे होंगे वो एक स्मॉल स्क्वायर रूम रहे होंगे, एक छोटा सा चौकोर कमरा रहा होगा जिसको गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह वो जगह होती है जहां पर मंदिर में जिस जगह पे मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। तो शुरू में जो मंदिर रहे होंगे वो छोटा चौकोर कमरा रहा होगा जिसको गर्भगृह कहा जाता होगा, जिसमें एक सिंगल दरवाजा होगा जहां से वर्शिपर एंटर करता होगा, पूजा करता होगा इमेज की। धीरे धीरे इस गर्भगृह के ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर जिसको शिखर बोला जाता है उसको बनाया गया होगा। ये देवगढ़ का अर्लीस्ट नोन टेम्पल इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना टेम्पल, जो कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5th सेंचुरी सीई का टेम्पल है। तो पहले मंदिर जो एक स्क्वायर
स्मॉल रूम रहा होगा, जैसे ये आपको देवगढ़ के टेम्पल को देखने से पता चलता है। बाद में इसके ऊपर शिखर बनाया गया और धीरे धीरे जो टेम्पल वॉल्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेम्पल वॉल को डेकोरेट किया गया स्कल्पचर से या दूसरे कार्विंग्स के थ्रू। बाद में जो टेम्पल्स थे वो और ज्यादा इलेबरेट होते गए, इसमें असेंबली हॉल्स भी इंक्लूड होते गए, ह्यूज वॉल्स, गेटवे, ये सब इंक्लूड होते गए, वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट भी किया गया। एक और यूनिक फीचर है अर्ली टेम्पल्स की कि जो शुरुआती मंदिर थे कई बार इनको एक बड़े चट्टान को खोखला करके बनाया गया था आर्टिफिशियल केव्स के रूप में। आर्टिफिशियल केव बनाने की जो परंपरा है ये काफी पुरानी है। कुछ जो अर्लीस्ट आर्टिफिशियल केव्स थे ये लगभग 3rd सेंचुरी BCE में कंस्ट्रक्ट किए गए थे अशोक के आदेश पर। किसके लिए? आजीवक सेक्ट के सन्यासियों के लिए ये आर्टिफिशियल केव्स बनाए गए थे। बाद में ये जो आर्टिफिशियल केव बनाने का ट्रेडिशन था और आगे डेवलप हुआ कई स्टेजेस में, और 8th सेंचुरी में इसका रिजल्ट देखने को मिला, जबकि एक सिंगल रॉक से या सिंगल कह सकते हैं आपका हिल से एंटायर टेम्पल को कार्व किया गया, जैसे कि कैलाश नाथ टेम्पल है। And this Kailash Nath temple, it is dedicated to Lord Shiv. A copper plate inscription records the amazement of the chief sculptor after he completed the temple at Ellora. Oh, how did I make it? तो एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये पाया गया है जो कि एलोरा के टेम्पल के चीफ स्कल्प्टर के हैरानी को, अमेजमेंट को रिकॉर्ड करता है, जिसमें लिखा हुआ है कि मंदिर बनाने के बाद जो चीफ स्कल्प्टर था उसने मंदिर देखा और वो हैरान रह गया कि अरे ये मैंने कैसे बना लिया। कैन वी सी एवरीथिंग? तो अभी तक हम लोगों ने हमारा जो रिच विजुअल ट्रेडिशन है उसका एक स्मॉल पार्ट देखा, उसको डिस्कस किया। तो जो विजुअल ट्रेडिशन आप लोगों को पता है विच इज एक्सप्रेस्ड इन ब्रिक एंड स्टोन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। तो विजुअल ट्रेडिशंस कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं? ये आपका ईंटों पत्थरों से, मतलब बिल्डिंग्स के थ्रू, स्टोन आर्किटेक्चर, फिर मूर्तियों के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा। तो जितना हमारा बहुत ही काफी रिच विजुअल ट्रेडिशन था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें से बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई और जो बची हुई हैं वो उस समय के आर्टिस्ट, स्कल्प्टर्स, मेसन या आर्किटेक्ट्स इनके विजन को, इनके व्यूज को डिस्क्राइब करती हैं जिन्होंने इतना भव्य काम किया। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है इन ट्रेडिशंस को देख करके कि इन अपने डिपिक्शंस के थ्रू वो क्या कन्वे करना चाहते थे, या 2000 साल पहले जो लोग इस जगह पे जाते थे, इनको देखते थे, वो इनके बारे में क्या सोचते थे। ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर। 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन स्कॉलर्स ने सबसे पहले हमारे जो देवी देवता थे उनकी मूर्तियों को देखा तो वो इसको समझ नहीं पाए। समटाइम्स दे वर हॉरिफाइड बाय व्हाट सीम टू देम ग्रोटेस्क। कई बार वो एकदम से भयभीत हो जाते थे उस चीजों को देख करके जो उन्हें ग्रोटेस्क, अनयूजुअल लगती थी, अननेचुरल लगती थी। ठीक है, तो उसको देख करके वो डर जाते थे कि एक जो भी आपका इमेज है इसके मल्टीपल आर्म्स हैं, कई सारे बाजू हैं, कई सारे सिर हैं, और कई जो आपके डिपिक्शंस होते थे दे वर द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल
form. तो इन अर्ली स्कॉलर्स ने इन मूर्तियों को देख करके उसको समझने की कोशिश की और उन्होंने इन स्ट्रेंज इमेजेस को कंपेयर किया उन स्कल्पचर से जिससे वो फेमिलियर थे. किससे फेमिलियर थे? ये एंशियंट ग्रीक ट्रेडिशन से फेमिलियर थे. तो उन्होंने एंशियंट ग्रीक जो आपके स्कल्पचर्स थे उससे इन स्कल्पचर्स को कंपेयर किया. उन्हें हमेशा जो इंडियन स्कल्पचर था, भारत की मूर्ति कला, ये ग्रीक आर्टिस्ट के कामों से इंफीरियर लगी. लेकिन वो काफी एक्साइटेड हुए जबकि उन्हें लॉर्ड बुद्ध और बौद्धिस्ट के इमेजेस मिले जो कि ग्रीक मॉडल पर बेस्ड थे. ये जो आपके इन्हें जो लॉर्ड बुद्ध या दूसरे बौद्धिस्ट के इमेजेस मिले जो कि ग्रीक मॉडल पर बेस्ड थे, ये ज्यादातर कहाँ पाए गए? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तक्षशिला से, पेशावर से, जहां पर इंडो ग्रीक रूलर्स ने अपने किंगडम स्टैब्लिश किए थे अप्रोक्सीमेटली 2nd सेंचुरी BCE में. क्योंकि ये इमेज ग्रीक स्टैच्यूज के काफी क्लोज थे, उनसे मिलते जुलते थे, जिनसे यूरोपियन स्कॉलर्स फेमिलियर थे. इसीलिए उन्होंने इन स्टैच्यूज को जो कि ग्रीक मॉडल पर बेस्ड थे, इनको उन्होंने अर्ली इंडियन आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल माना. तो यहां पर ये जो स्कॉलर्स थे, इन्होंने इंडियन आर्ट को मेजर करने के लिए जो तरीका अपनाया था, दैट वाज फ्रॉम द फेमिलियर टू मेक अ सेंस टू अनफेमिलियर. तो जो हिस्टोरियंस तरीका अपनाते हैं अनजान चीजों को समझने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि बाय फ्रॉम द फेमिलियर टू मेक सेंस टू अनफेमिलियर, उन चीजों उससे मिलती हुई चीज जिसको कि वो जानते हैं उससे अनजान चीजों को कंपेयर करने का जो तरीका, इसके बेसिस पे उन्होंने इंडियन आर्ट को जो है जज किया था. और उस जजमेंट में उन्हें इंडियन जो आर्ट था, इंडियन एंशिएंट आर्ट इंफीरियर लगा यूरोपियन से. और इंडियन आर्ट, कौन सा इंडियन आर्ट उन्हें बेस्ट लगा? वो जो कि ग्रीक स्टैच्यू से रिजेंबल करता था. एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर टेक्स्ट और इमेज मैच नहीं करते, तो हम लोगों ने देखा कि इमेज के मीनिंग को समझने के लिए जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं वो टेक्सुअल ट्रेडिशंस को स्टडी करते हैं. और ये स्ट्रेटेजी काफी इफेक्टिव है, काफी सक्सेसफुल है इंडियन आर्ट को समझने के लिए. ना कि इंडियन इमेजेस को ग्रीक स्टैच्यू से कंपेयर करके हम इंडियन आर्ट्स की वैल्यू को समझ सकते हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक फेमस स्कल्पचर जो आपका इमेज डिपिक्ट किया गया है, पूरी स्टोरी ही डिपिक्ट की गई है रॉक पे, महाबलीपुरम तमिलनाडु में. तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में जो एक एंटायर रॉक पे डिपिक्शंस मिले हुए हैं, अगर हम इन डिपिक्शंस को केयरफुली स्टडी करें तो ये किस चीज को डिपिक्ट किया गया है, इसको लेकर के जो स्कॉलर्स हैं, आर्ट हिस्टोरियंस हैं या दूसरे स्कॉलर्स हैं, उनके बीच में काफी डिफरेंसेस दिखाई देता है. कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि इस स्टोरी के थ्रू डिपिक्ट किया गया है, जो स्टोरी है कि किस तरह से जो रिवर गंगा ये हेवन से अर्थ पे लाई गई. तो ये गंगा अवतरण की जो कहानी है जिसके बारे में पुराणों में दिया गया है, उनका मानना है कि ये जो डिपिक्शन है वो उस स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. जबकि दूसरे आर्ट हिस्टोरियंस, उनका ये मानना है कि ये जब वनवास के समय अर्जुन ने देवताओं से हथियार हासिल करने के लिए जो तपस्या की थी, ये जो इमेज है ये उस चीज को डिपिक्ट करता है.